हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले देख लेते हैं पिछला अभ्यास प्रश्न। सवाल था, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे केंद्रीय जल आयोग यानी CWC द्वारा लॉन्च किया गया। और दूसरा कथन, ये 3 दिनों तक बाढ़ जैसी स्थितियों की रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप को केंद्रीय जल आयोग यानी CWC ने लॉन्च किया है, इसलिए कथन एक सही है। ये ऐप सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और रियल टाइम निगरानी जैसे उन्नत तरीकों का उपयोग करता है। इस ऐप का उद्देश्य रियल टाइम बेसिस पर बाढ़ की स्थिति और 7 दिनों तक के पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी प्रदान करना है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस ऐप में सभी जानकारी 2 भाषाओं यानी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। ये विभिन्न स्रोतों से रियल टाइम नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करता है। ये निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करता है, जहां उपयोगकर्ता ऐप पर अपने निकटतम स्टेशन पर बाढ़ संबंधी सलाह देख सकते हैं। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अब आते हैं आज के सेशन के पहले सवाल पर। हाल ही में चर्चित गांधीनगर घोषणा किससे संबंधित है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता, तपेदिक को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना, अंतरिक्ष अन्वेषण पहल, या फिर विकासशील देशों में आर्थिक सुधार करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तपेदिक को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में गांधीनगर घोषणा को अपनाकर तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि गांधीनगर घोषणा पर WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों द्वारा गांधीनगर गुजरात में सहमति व्यक्त की गई थी। इसका उद्देश्य तपेदिक यानी TB उन्मूलन में की गई प्रगति पर नजर रखना है। ये TB कवरेज लक्ष्यों को पूरा करने और बहुरोग प्रभाव हेतु सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए आवश्यक संसाधनों के आवंटन पर जोर देता है। इस घोषणा में प्रत्येक देश में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर रिपोर्ट करने वाले उच्च स्तरीय बहुक्षेत्रीय आयोगों की स्थापना का आह्वान किया गया है। TB पर यह आयोग उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में एशियन वूली नेक्ड स्टॉक की IUCN स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, या फिर एंडेंजर्ड? तो जवाब है ऑप्शन बी, नियर थ्रेटेंड। हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक पक्षी सर्वेक्षण में एशियन वूली नेक्ड स्टॉक की गिनती की गई। आपको बता दें कि एशियन वूली नेक्ड स्टॉक 75 से 92 सेंटीमीटर लंबा एक मध्यम आकार का सारस है। सारस की प्रजाति पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से फैली हुई है। ये प्रजाति विभिन्न आवासों में पाई जाती है, जिसमें पूरे एशिया में जंगलों में दलदल, कृषि क्षेत्र और मीठे पानी की आर्द्र भूमियां शामिल हैं। इसकी IUCN स्थिति नियर थ्रेटेंड है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। कालका शिमला रेलवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। दूसरा कथन, इसे 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और तीसरा कथन, ये रेलवे लाइन अंग्रेजों द्वारा महाराजा पटियाला और क्योंथल के राणा से जमीन खरीदकर बिछाई गई थी। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं? तो सही विकल्प है विकल्प ए, केवल एक। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 120 साल से अधिक पुराने कालका शिमला रेलवे यानी KSR को गंभीर क्षति हुई है। आपको बता दें कि कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में एक नैरो गेज टॉय ट्रेन है, जो 18 स्टेशनों, 102 सुरंगों और 988 पुलों से होकर गुजरती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये कालका से शिमला तक ज्यादातर पहाड़ी मार्ग से गुजरती है। अंग्रेजों ने पटियाला के महाराजा और क्योंथल के राणा से जमीन खरीदने के बाद हिल स्टेशन की स्थापना शुरू की, इसलिए कथन 3 सही है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सुलिना चैनल निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर में स्पेन और मोरक्को को, लाल सागर में सूडान और सऊदी अरब को, प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों को काला सागर से, या फिर रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मछली पकड़ने के क्षेत्र को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों को काला सागर से। रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौते से हटने के बाद डेन्यूब डेल्टा ने यूक्रेन को अपने अनाज के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया है। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में हुआ यह सौदा ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और पिवडेनी के यूक्रेनी काला सागर बंदरगाहों से अनाज ले जाने वाले मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता था। इस नए व्यापार मार्ग में विशेष महत्व का सुलिना चैनल है।
आपको बता दें कि सुलिना चैनल डेन्यूब नदी की 63 किलोमीटर लंबी शाखा है जो प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है। डेन्यूब नदी दूसरी सबसे लंबी यूरोपीय नदी है जो ऐतिहासिक रूप से माल ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण रही है। ये नदी अपने डेल्टा में फैली हुई है जिसमें 3 प्रमुख चैनल है, चिलिया, सुलिना और सेंट जॉर्ज, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 नामीबिया, 2 बोत्सवाना, 3 जिम्बाब्वे और 4 तंजानिया। आपको बताना है कि इनमें से कितने देशों की सीमा दक्षिण अफ्रीका से लगती है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हुए। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। ये देश अपनी विविध स्थलाकृति, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका में 3 शहर हैं जो राजधानियों के रूप में कार्य करते हैं, प्रिटोरिया यानी कार्यकारी, केप टाउन विधायी और ब्लोमफोंटेन न्यायिक। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में नामीबिया, उत्तर में बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व तथा पूर्व में मोजाम्बिक एवं स्वाजीलैंड से लगती है। लेसोथो एक स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र से घिरा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की तटरेखा दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है, जबकि ये तंजानिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, इसलिए विकल्प सी सही है। आगे बढ़ेंगे। नीलम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 खनिज से बना है। दूसरा कथन, इसका उपयोग ऑप्टिकल और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेटेड सर्किट में किया जाता है। और तीसरा कथन, ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने घोषणा की कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीलम खदानों की वैज्ञानिक तरीके से नीलामी की जाएगी। आपको बता दें कि नीलम नाम का अर्थ है नीला और इसका वैज्ञानिक नाम है कोरंडम। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड खनिज से बना होता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। कोरंडम सभी प्रकार के रंगों जैसे लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी और बैंगनी में आता है। नीलम LED, ऑप्टिकल और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी RFICS सहित कई विविध अनुप्रयोगों में उद्योगों के लिए उपयोगी एक बहुमुखी सामग्री के रूप में उभरा है, इसलिए कथन 2 सही है। ये श्रीलंका, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर में पाया जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। भारत में कोरंडम के भंडार असम, मेघालय और महाराष्ट्र में काइनाइट और सिलेमेनाइट के साथ पाए जाते हैं। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चा थीवू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारत और श्रीलंका के बीच एक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है। और दूसरा कथन, ये भारत द्वारा प्रशासित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने श्रीलंका से कच्चा थीवू द्वीप की पुनर्प्राप्ति की मांग को दोहराया। आपको बता दें कि कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है, इसलिए कथन एक सही है। ये भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये द्वीप 1974 तक भारत और श्रीलंका के बीच विवादित बना रहा, लेकिन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास किया। इसी क्रम में भारत श्रीलंका समुद्री समझौता हुआ, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया और तब से ये श्रीलंका द्वारा प्रशासित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में किस देश में नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का आयोजन किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं का साझा नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी के पास हुआ यह अभ्यास मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण था। इस अभ्यास को कुल 2 चरणों यानी 11 से 15 अगस्त तक बंदरगाह और 16 से 21 अगस्त तक समुद्र में पूरा किया गया। इस 11 दिवसीय अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्वदेशी पोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने भाग लिया। बताते चलें कि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में मालाबार समुद्री अभ्यास की श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल। मैग्नेटार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये कुइपर बेल्ट में एक बौना ग्रह है। और दूसरा कथन, इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 100 गुना अधिक मजबूत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2।
हाल ही में एक शोध दल ने एक बेहद असामान्य तारे मैग्नेटार की पहचान की है, जो ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे चुंबकीय वस्तु में विकसित हो सकता है। आपको बता दें कि मैग्नेटार एक विशेष न्यूट्रॉन तारा है और जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये क्षेत्र सामान्य न्यूट्रॉन तारे से लगभग 1000 गुना और पृथ्वी से लगभग 1 ट्रिलियन गुना अधिक मजबूत है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। मैग्नेटार का चुंबकीय क्षेत्र न्यूट्रॉन तारे के आंतरिक भाग के कारण हो सकता है, जो न्यूट्रॉन, क्वार्क और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जैसे पदार्थ की एक्सोटिक अवस्थाओं से बना होता है। इस प्रकार जब ये तारा घूमता है तो ये एक विशाल डायनामो की तरह व्यवहार करता है, जिससे एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। एनबीएफसीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं। और दूसरा कथन, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आज के एपिसोड में इतना ही। सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।